अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021-22 के लिए भारत के विकास दर में 9.5% की वृद्धि का अनुमान जताया। एजेंसी ने कहा, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार, सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज और आरबीआई द्वारा दिए गए उपायों से भारत की जीडीपी में जबरदस्त रिकवरी। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर आईएनएस शार्दुल आज पहुंचेगा गुजरात के पोरबंदर तट पर। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों से कई उड़ानें भारत के लिए करेंगी प्रस्थान। भारत में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या पहली बार हुई सक्रिय मामलों से ज्यादा। 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,37,000। अब तक करीब 50 लाख नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 से निपटने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। 73,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 34 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। मरने वालों की संख्या 4,11,000 के पार। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, कोरोना वायरस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक शोध की है जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को कमांड और कंट्रोल की हालत से बाहर निकालकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में घोषित किए गए सुधारों का लाभ लेने की अपील की है। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। मेरे युवा साथी, आप आगे आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है, भारत को इस संकट के वक्त में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और इस मुसीबत को अवसर में बदलना चाहिए। एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते। काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत
की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में किसानों के लिए लिए गए फैसलों ने कृषि अर्थव्यवस्था को गुलामी से मुक्त किया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में बांस और जैविक उत्पादों का क्लस्टर बनाने से भारत जैविक खेती का एक बड़ा हब बन सकता है। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। फिच रेटिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 9.5% की दर से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट में मध्यम अवधि के दौरान सरकारी ऋण में निरंतर कमी का विश्वास जताया गया, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था BBB श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में सफल संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन से निरंतर उच्च निवेश और विकास दर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक पर S&P की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश में GDP वृद्धि में सुधार अपेक्षा से अधिक बेहतर होगा। हालांकि रिपोर्ट में इस वर्ष वृद्धि को 5% तक कम करने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP वृद्धि 8.5% रहने का अनुमान है। S&P रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थिर आउटलुक इस बात को दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के बाद ठीक हो जाएगी। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर INS शार्दुल आज गुजरात के पोरबंदर पहुंचेगा। नौसेना के जहाज ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत सोमवार शाम को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इन 233 भारतीयों में अधिकांश गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे हैं। पोरबंदर पहुंचने के बाद इन सभी लोगों को कोविड महामारी के मद्देनजर निगरानी में रखा जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश्व और INS मगर के जरिए मालदीव और श्रीलंका से अब तक 2,874 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के राजौरी और पुंछ सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया।
जबकि एक नागरिक घायल। रक्षा प्रवक्ता ने डीडी न्यूज को बताया कि नौशेरा और मंढेर सेक्टर्स में स्थित अग्रिम चौकियों और नागरिक ठिकानों को कल शाम निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक ग्रामीण घायल। सीमा की रक्षा पर तैनात भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए मोर्टार हमले में भारतीय सीमा में कई घरों को क्षति पहुंची। सीमा पर रह रहे लोगों को खुद पाक सैनिकों से अंधाधुंध गोलीबारी से बचने के लिए बंकर्स की शरण लेनी पड़ी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार 4 दिनों से गोलीबारी की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निर्माणाधीन विमान वाहक पोत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुराने के आरोप में बिहार और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर निवासी सुमित कुमार सिंह और राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहने वाले दयाराम को एनआईए ने उनके घरों से गिरफ्तार किया। ये मामला 2019 में कोच्चि शिपयार्ड से स्वदेशी निर्माणाधीन विमान वाहक पोत में लगाए जाने वाले हार्डवेयर चुराने का है। एनआईए ने पिछले साल सितंबर में इस मामले की जांच अपने हाथों में ली। उसने उस दौरान पोत पर काम करने वाले 5000 से ज्यादा लोगों की उंगलियों और हथेलियों के निशानों की जांच की थी। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने क्षेत्रीय भाषा लद्दाखी में योग आसनों पर पहला वीडियो जारी किया। लेह में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा द्वारा बनाए इस वीडियो का उद्देश्य लद्दाख के लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लद्दाख में होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे रद्द करना पड़ा। उपराज्यपाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के अनुसार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए योग दिवस मनाने का फैसला किया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय योग एट होम एंड योग विद फैमिली है। और कोविड के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,37,448 हो गए। वहीं 1,41,028 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,102 लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा अब स्वस्थ हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना की जंग में हर कोई अपनी सहभागिता दिखा रहा है। कोई घर पर रहकर सरकार के जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कर रहा था, तो कोई आर्थिक मदद दे रहा है। इस बीच पीएम मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए सीआरपीएफ के 171 बटालियन के कांस्टेबल आरपी मंडल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी बचत से 1 लाख रुपए की राशि दान की। कोरोना संकट के दौरान देश के लिए अपनी सेवा प्रदान करने के अलावा उन्होंने 60,000 रुपए पीएम केयर फंड में और 40,000 रुपए पश्चिम बंगाल आपदा कोष में दान किए हैं। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 73,56,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 4,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर। वहीं इस वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये महामारी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के करीब है। वहीं रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,350 हो गई। वहीं देश में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 4,93,000 से ज्यादा जा पहुंची। राजधानी मॉस्को समेत देश के कई हिस्सों में सख्त प्रतिबंध लागू हैं। सरकार एक और अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉस्को में पहले ही इसी तरह का एक अस्पताल काम कर रहा है। खबर फ्रांस से, जहां सरकार ने 10 जुलाई से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए आपातकालीन स्वास्थ्य कदमों को समाप्त करने पर विचार किया। आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस का प्रभाव कम होने लगा है। दुकानें, रिजॉर्ट्स और पर्यटकों के लिए जगह धीरे धीरे खोली जा रही है। फिर भी जनता को अभी भी बाहर जाने पर फेस मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और एक दूसरे से
कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा जा रहा है, जबकि अधिकांश कर्मचारियों को कार्यालय के बजाय घर से काम करना और उसे जारी रखने के लिए कहा गया। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में इस संक्रमण से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या 1,92,000 से अधिक है। खबर अर्जेंटीना से, जहां कोरोना वायरस के नए मामलों की दर में बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक संक्रमण के करीब 26,000 मामले दर्ज किए गए हैं और मरने वालों की संख्या 730 से ज्यादा है। राजधानी ब्यूनस आयर्स में पिछले हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया था, पर इसके बावजूद देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिगड़ती स्थिति के बावजूद शहर में बड़ी संख्या में लोग व्यायाम के लिए बाहर निकले, जबकि सरकार ने भीड़ को रोकने के लिए रात में पार्कों के पास गाड़ियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसिस ने कहा कि बगैर लक्षणों के भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष निकालने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर मारिया वान खैरकोव ने सोमवार को कहा कि बिना लक्षण वाले लोगों से अन्य लोगों में बीमारी कम फैल रही थी। हालांकि अब उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये निष्कर्ष अध्ययन के अपेक्षाकृत छोटे सेट पर आधारित था। साक्ष्य बताते हैं कि लक्षण वाले लोग सबसे अधिक संक्रामक होते हैं और लक्षण विकसित होने से पहले ही बीमारी को फैला सकते हैं। हालांकि ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि बिना किसी लक्षण के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग किस अनुपात में दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। We have said that asymptomatic people can transmit COVID-19, but that we need more research to establish the extent of asymptomatic transmission. That research is ongoing, and we are seeing more and more research being done. But here is what we do know, that finding, isolating, and testing people with symptoms and tracing and quarantining their contacts is the most critical way to stop transmission. गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 674 हो गई। गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की गणना पूनम अवलोकन के बाद सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां पर शेरों की जनसंख्या में 29% बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ शेरों का रेंज भी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो 36% ज्यादा है। ये क्षेत्र 2015 में 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। अधिकारियों की माने तो शेरों की संख्या 2001 की तुलना में अब दोगुनी हो गई है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार ने शेरों के लिए बहुत काम किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% बढ़ोतरी हुई। शेरों के लिए भौगोलिक रूप से वितरण क्षेत्र बढ़कर 36% हो गया। गुजरात के सभी लोगों सहित उन सभी लोगों को जिन्होंने इस उत्कृष्ट उपलब्धि का नेतृत्व किया, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आईआईटी दिल्ली ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। संस्थान ने शोध कार्यों पर और जोर देते हुए अगले साल हर साल 200 से अधिक पेटेंट कराने का लक्ष्य रखा। देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौरान देश भर के आईआईटी शोधकर्ता और स्टार्टअप जांच किट, पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर विकसित कर इस महामारी के असर को कम करने की कोशिशों में जुटे हैं। देश के ये विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और ऐसे वक्त में जब सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत पर है, ये संस्थान इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तत्पर हैं। दुनिया के शीर्ष संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। यह संस्थान पहले से ही सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी पैदा करने वाले शीर्ष 10 वैश्विक संस्थानों में शामिल है। IIT Delhi is helping Government of India and our Honorable Prime Minister in the Government of India's Atmanirbhar initiatives, and at IIT Delhi we are taking many steps right now to turn our students into job providers rather than remaining as job seekers. So there are a lot of initiatives that we have launched in the institute towards making this a possibility.
स्टार्टअप तैयार करने और इन स्टार्टअप के जरिए फंड जुटाने के मामले में भी आईआईटी दिल्ली देश के बाकी संस्थानों से आगे है। शोध और अनुसंधान कार्यों पर संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। That's a good kind of a possibility for Indian academia to contribute to startup initiatives, through technology-driven entrepreneurship kind of initiatives, and through interdisciplinary research kind of initiatives. And this is also where our alumni are coming forward and helping us in variety of ways. So I would like to say that I think down the line you will see IIT Delhi standing up with the public and with the society, and in finding solutions to the problems that we are currently facing in the country. आईआईटी दिल्ली के कैंपस में स्थापित होने वाले रिसर्च पार्क में उद्योग जगत के साथ मिलकर शोध कार्य होंगे और यहाँ एक वक्त में 100 से भी अधिक स्टार्टअप तैयार किए जा सकेंगे। आईआईटी दिल्ली का लक्ष्य अगले साल से हर साल 200 से अधिक शोध कार्यों को पेटेंट कराने का है, जो फिलहाल 150 पेटेंट प्रति वर्ष हैं। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो स्टार्टअप्स निभाएंगे अहम भूमिका जब हम आत्मनिर्भर करने का जिक्र करते हैं, और वहीं कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर बनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस दिशा में हिमाचल प्रदेश में भी प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी का एक उदाहरण पेश किया है सोलन जिले के खलियाणा गांव के शशिकांत गर्ग ने। निजी कंपनी में लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने के बाद आत्मनिर्भर बनने की दिशा में क्या है उनका प्रयास, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में एक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर हिमाचल प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। सोलन जिले के खलियाना गांव के शशिकांत गर्ग ने इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। शशिकांत एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी भी चली गई। वे मायूस नहीं हुए और दिल में कुछ नया करने की ठानी। किसान परिवार से संबंध रखने वाले शशिकांत ने कहा कि उनके पास जमीन काफी है, लेकिन जुताई के लिए बैल नहीं है। उन्होंने अपनी सोच से घर में बेकार पड़े स्कूटर के इंजन का इस्तेमाल हल बनाने के लिए किया। सोशल मीडिया की मदद से कुछ ही समय में उन्होंने लोहे के बेकार पड़े कलपुर्जों को स्कूटर के इंजन के साथ जोड़कर ये हल तैयार कर लिया। अब वे इस हल से खेतों की जुताई कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हुए मैं घर में फ्री था और हमारे पास ना बैल थे और मक्की का सीज़न चला हुआ था, तो हमने मेरे दिमाग में ऐसे ही एक ऐसे ट्रैक्टर बनाने का आइडिया आया। थोड़ा मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया। मेरे पास एक बेकार स्कूटर पड़ा हुआ था, मैंने उसका इंजन निकाल के थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार करके मैं 1 महीने में मैंने हल तैयार कर दिया। तो वैसे ही चलता है जैसे बैल चलते खेत में बुआई करते, उसी तरह से वो ट्रैक्टर काम कर रहा है खेत में। शशिकांत ने बताया कि इस हल के माध्यम से वे आसानी से खेत की जुताई कर रहे हैं और इसी के जरिए उन्होंने अपने लिए नई आजीविका का साधन भी घर बैठे सशक्त किया है। इससे मैंने अपने खेतों की बुआई भी की, साथ में और परिवार वालों की भी, जिससे मेरे को इनकम में भी इससे फ़ायदा हुआ और मैं खुद आत्मनिर्भर हुआ इससे। क्षेत्र के लोग भी शशिकांत के इस नए आविष्कार की सराहना कर रहे हैं। इस बीमारी के चलते बच्चे घर में बेकार थे, इन्होंने स्कूटर के इंजन का हल बनाया और हमारे खेतों में बैलों की तरह काम करता है। इसकी लागत बैलों से कम है और हम इससे खुद आत्मनिर्भर हुए हैं। इन बच्चों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना महामारी ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों का रोजगार भी छीन लिया है। ऐसे में मायूस होने की बजाय यदि शशिकांत की तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाए जाए तो एक सकारात्मक पहल हो सकती है। सोलन से विनोद कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।